हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और यह जो है ध्येय आईएएस द्वारा पब्लिश किया गया टेस्ट सीरीज है, जो यूपी पीसीएस को ध्यान में रखते हुए वो पब्लिश किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम लोग जो है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमी वाले सेक्शन को कवर करेंगे। स्पेशली जो है ये जो टेस्ट सीरीज पब्लिश किया गया है, ये प्रैक्टिस सेट जो है इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इसमें हम इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपरली आप लोगों तक पहुंचता रहे। साथियों, सारे टेस्ट सीरीज जो है, चाहे ध्येय आईएएस के हो, दृष्टि आईएएस के हो, या फिर से जीएस वर्ड के हो, इन सारे टेस्ट सीरीज को जो है प्रॉपरली कवर करा लिया जाएगा आपके एग्जाम के पहले। और इसके साथ साथ जो करंट अफेयर वाला सेक्शन है उसको भी एग्जाम के पहले कवर करा लिया जाएगा। जो भी 1 साल या 1.5 साल के करंट अफेयर जहाँ से पूछे जाने की संभावना प्रबल रहती है, तो उसको जो है प्रॉपरली एग्जाम के पहले उसका वीडियो डाल दिया जाएगा, उसको कवर करा लिया जाएगा। तो आप लोग वहाँ से उसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिवीजन करने के साथ साथ टेस्ट सीरीज आप लोग सॉल्व करते रहिए, जिससे जो है कि आपकी तैयारी और बेहतर ढंग से और अच्छे से जो है इफ़ेक्टिव हो सकेगी। तो मेरे साथ बने रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं आप लोग, तो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। वैसे देखने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग अच्छे से टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व कर लेंगे तो आपके सारे डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड जो भी डाउट हो वो आपके क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, मूल्यवर्धित कर में कर की वसूली की जाती है किससे? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन ए। मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में जो है इस कर की वसूली की जाती है। मूल्यवर्धित कर की अगर हम बात करें तो कर की वसूली मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में की जाती है। और इसके नाम से यह स्पष्ट होता है कि यह मूल्यवर्धन पर लगाया गया है। अर्थात यह जो कर प्रणाली है वह बिना धनी विरोधी होते हुए भी गरीबी मित्रवत कहा जाता है इसको, ठीक है। तो यह जो है प्रत्येक चरण में कर लगाया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात मैट के संबंध में सही है? मिनिमम अल्टरनेट टैक्स जिसे कहा जाता है, इसके संदर्भ में कौन सा सही है ये आपको बताना है। यह एक प्रत्यक्ष कर है। इसको पहली बार 1997-98 में आरोपित किया गया था। यह कंपनी को आयकर के रूप में एक न्यूनतम राशि चुकाने के लिए विवश करने का एक तरीका है। पता है इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर साथी वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। न्यूनतम वैकल्पिक कर अर्थात मैट के संबंध में जो दिए गए हैं सारे विकल्प सही हैं। इसको पहली बार जो लागू किया गया था वो 1997-98 में लागू किया गया था, और यह एक प्रत्यक्ष कर था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल के अंतर्गत नहीं आता है? गन्ना, रबड़, तंबाकू, सोयाबीन। इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी। सोयाबीन जो है वो नकदी फसल नहीं है, जबकि गन्ना, रबड़, तंबाकू ये सब जो है नकदी फसल के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकिंग गुणवत्ता मापने की रेटिंग के तौर पर प्रयोग किया जाता है? CSCS रेटिंग, CAMELS रेटिंग, LCR रेटिंग, या फिर से RA रेटिंग। आपको बताना है कि इसका प्रयोग जो है बैंकिंग गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी। देखिए, ये इसका जो अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंक की गुणवत्ता मापने के लिए CAMELS रेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसमें सी का मतलब अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो सी का मतलब पूंजी की पर्याप्तता, कैपिटल कैपिटल जो है एक्यूरेसी जो है, ए से हो जाएगा संपत्ति की गुणवत्ता, ई कमाई, एल तरलता, और एस बाजार। ये बाजार के प्रति जो जोखिम है उसको प्रदर्शित करता है। अगर बात किया जाए तो ये इसका जो तरीका है ये सर्वप्रथम कब अपनाया गया था? अमेरिका में अपनाया गया था 1989 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। और अमेरिका का जो फेडरल बैंक है उसके द्वारा 1989 में इसकी शुरुआत की गई थी सर्वप्रथम। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत की वह कंपनी जिसके पास लोगों की क्रेडिट प्रोफाइल जिसके आधार पर ग्राहक का क्रेडिट स्कोर अल्प समय में ही प्राप्त किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसे सिविल रेटिंग कहा जाता है, जिसके आधार पर किसी भी ग्राहक या कह सकते हैं कि जो लोन लेना चाहता है कस्टमर, उसके बारे में पता चलता है कि उसकी छवि कैसी है, ठीक है। अगर सिविल रेटिंग बहुत उच्च है तो इससे यह है कि इसे ऋण देना जो है जोखिम भरा नहीं है। अगर आप इसे ऋण दे रहे हैं तो वो वापस कर देगा। लेकिन अगर उसकी सिविल रेटिंग जो है कम है
तो ऐसा माना जाता है कि यह पैसा लेकर के हो सकता है कि भाग जाए। और माना जाता है कि सिविल रेटिंग जो है टोटल 900 अंकों का होता है, ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जिसको 750 अंक से ऊपर का स्कोर प्राप्त होता है उसकी छवि अच्छी होती है, और इसे बैंक जो है ऋण देने में ज़्यादा उन्हें परेशानी नहीं होती है, बैंकों को ऋण देने में, और बिना हिचक के या कह सकते हैं कि बिना जोखिम के ऋण दे देते हैं। तो सिविल रेटिंग के द्वारा जो है यह निर्धारण किया जाता है। पूछ सकता है कि इसकी रेटिंग में कितना तक स्कोर होता है, तो टोटल 900 स्कोर होता है, जिसमें यह है कि 750 स्कोर से अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, इसको आपका स्कोर जो है 750 से अधिक है, तो आपकी छवि अच्छी है और आपको ऋण लेने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, विदेशों में स्थित विदेशी बैंकों के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसको नोस्ट्रो कहा जाता है। इसको नोस्ट्रो खाता कहा जाता है। देखिए, नोस्ट्रो खाता विदेशों में स्थित विदेशी बैंक के साथ विदेशी मुद्रा में भारतीय बैंकों द्वारा रखे गए खाते को नोस्ट्रो अकाउंट कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि आपके साथ हमारे खाते अर्थात आवर अकाउंट विथ यू, अर्थात सभी विदेशी विनिमय व्यवहार उसी खाते के माध्यम से किए जाते हैं, ठीक है। और अगर हम वोस्ट्रो खाते के बारे में बात करें तो यह विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के साथ खोले जाने वाला रुपया मुद्रा खाता है, ठीक है। अगर विदेशी बैंक भारतीय बैंक के साथ मिल करके रुपए में ट्रेड करना चाहते हैं या फिर से रुपए को अपने यहाँ पे भारत में तो रुपया ही चलता है, तो भारत में जो है रुपए के फ्लक्चुएशन या कह सकते हैं कि उसके चलन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो वो जो है जो खाता खोलते हैं उसको वोस्ट्रो खाता कहा जाता है। जबकि विदेश में जो भारतीय बैंक है वहाँ पे विदेशी मुद्रा में व्यापार या कैसे विनिमय करने के लिए जिसका प्रयोग करता है उसको नोस्ट्रो खाता कहते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोस्ट्रो अकाउंट और वोस्ट्रो अकाउंट का होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नोस्ट्रो खाता। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है? बचत, विनिवेश, विनियोग या वित्तीय संस्थाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विनिवेश। विनिवेश की प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक में वृद्धि लाई जाती है, ठीक है। जैसे बचत के गतिशीलन की वित्तीय संस्थाएं तथा विनियोग पूंजी निर्माण की 3 आवश्यक दशाएं हैं, जबकि विनिवेश क्या है, विनिवेश इसमें शामिल नहीं है। पूंजी निर्माण की किसी देश के आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी देश में पूंजी निर्माण के उद्देश्य से ज़्यादा खर्च हो रहा है, तो पूंजी निर्माण के उद्देश्य से खर्च करने पर क्या होता है कि बुनियादी संरचनाओं का निर्माण होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, जिससे रोजगार मिलते हैं, रोजगार मिलने के साथ साथ नए इन्वेस्टमेंट आते हैं, ठीक है। तो वो कहा जाता है कि अगर पूंजी निर्माण के उद्देश्य से किसी देश में इन्वेस्ट किया जा रहा है तो वह उसकी आर्थिक समृद्धि को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि विनिवेश जो है यह पूंजी निर्माण की आवश्यक दशा नहीं है, जबकि बचत, विनियोग और वित्तीय संस्थाएं यह तीनों हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भूमि विकास बैंक ग्रामीण शाख की दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। दीर्घकालीन शाख का ढांचा सभी राज्यों में एक समान है। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भूमि विकास बैंक तो दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण देता है, लेकिन सभी राज्यों में बुनियादी ढांचाएं जो है या दीर्घकालीन शाख जो है वह एक समान है, ये गलत है। अलग अलग जो राज्य हैं उनके हिसाब से उनके डेमोग्राफी हो गया, उनकी जनसंख्या हो गया, वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन सब के हिसाब से जो इसका ढांचा है या कह सकते हैं कि जो शाख है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मुद्रा की क्रय शक्ति मूल्य स्तर की किसके होती है? अनुक्रम में होती है, व्युत्क्रम में, बराबर होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, व्युत्क्रम में होती है। देखिए, मुद्रा की जो क्रयशीलता है वह मूल्य स्तर की व्युत्क्रम होती है। जब मूल्य स्तर बढ़ता है तो मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट आती है, और मूल्य स्तर में कमी मुद्रा की मूल्य में वृद्धि लाता है, ठीक है। जैसे आप ये मान लीजिए कि किसी भी चीज़ की जब मार्केट में ज़्यादा से मतलब अधिक से अधिक मात्रा में आवश्यकता से अधिक आपूर्ति हो जाती है तो उसका क्या होता है, उसकी मूल्य जो है कम हो जाती है। ऐसे सिंपल अगर समझ लीजिए, मान लीजिए टमाटर जब मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इसका मूल्य जो है 5 रुपये 10 रुपये किलो बिकने लगता है, और वही टमाटर जब मार्केट में कम होता है, जब उसकी पैदावार कम होती है या फिर से उसका समय नहीं चल रहा होता है, तो वही टमाटर जो है 80 रुपये 100 रुपये किलो बिकता है। तो इसका मतलब भी यही है कि जब मार्केट में मुद्रा अधिक हो जाएगी तो इसकी क्रय शक्ति जो है वो कम हो जाएगी, मतलब उसकी तुलना में सामान जो है वो महंगा हो जाएगा। और मार्केट में जब मुद्रा या पैसा जो कह सकते हैं कि कम होगा तो वह जो है उसकी मांग जो है या कह सकते हैं कि उसका जो मूल्य है वह अधिक हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि अगर मार्केट में पैसा ज़्यादा है तो हो सकता है कि आपको
एक पैकेट ब्रेड खरीदने में 50 रुपये लगे, लेकिन मार्केट में तब क्या होगा कि वस्तु जो है उसका मूल्य बढ़ जाएगा, ठीक है, वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा और रुपए का जो मूल्य है वो कम हो जाएगा। लेकिन वहीं जब मार्केट में मुद्रा कम होगी तो ये हो सकता है कि रुपए जो है उसका मूल्य बढ़ जाए और जो वस्तु है उसका मूल्य कम हो जाए, ठीक है। तो यही है कि यह इसके व्युत्क्रम होता है, ये इसके बढ़ने और घटने पे डिपेंड करता है कि रुपए का जो मूल्य है वह बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक, संगठक, तकनीकी व नवाचार। देश की वृद्धि में कौन से आर्थिक तत्व हैं जो मुख्य भूमिका निभाते हैं? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक और संगठन। ये तीनों जो है वृद्धि में आर्थिक तत्व हैं, ठीक है, जबकि नवाचार तकनीकी जो है यह आर्थिक घटक नहीं है। देखिए आर्थिक विकास के तत्वों की अगर हम बात करें, आर्थिक तत्व में आ जाएंगे प्राकृतिक संसाधन, श्रम शक्ति व जनसंख्या, पूंजी निर्माण, तकनीकी व नवाचार, पूंजी उत्पाद अनुपात संगठन। यह जो है आर्थिक तत्व के अंतर्गत आते हैं। अगर हम अनार्थिक तत्व की बात करें तो इसके अंतर्गत आएगा सामाजिक संगठन, धार्मिक संगठन, राजनीतिक घटक, अंतर्राष्ट्रीय घटक, वैज्ञानिक घटक। ये जो है अनार्थिक घटक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पूंजी निर्माण, वैज्ञानिक घटक और तकनीकी नवाचार जो है यह आर्थिक तत्व के भाग है, जबकि जो संगठन है यह आर्थिक तत्व का भाग नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। सॉरी साथियों, इसका जो सही आंसर है ना वो ए होगा, ठीक है, इसमें संगठन शामिल नहीं है, ठीक है। आर्थिक घटक की अगर हम बात करें, आर्थिक तत्व की, तो पूंजी निर्माण है, वैज्ञानिक घटक है और तकनीकी नवाचार है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें कथन और कारण दिया गया, आपको सही आंसर का चयन करना है। क्या है ना कि कहीं कहीं आंसर जो है गलत दे दिया रहता है तो उससे कन्फ्यूजन हो जाती है। तो गलत बताने से अच्छा है कि प्रॉपर टाइम लेकर के उसको अच्छे से बताया जाए, क्योंकि ये गलत क्वेश्चंस जो है एग्जाम में ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है अगर दिमाग में वही रहे तो फिर गलत आंसर करके आ जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं वो प्रॉपर जो है सिंथेटिक हो और सही हो। नेक्स्ट देखिए, राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में किया जाता है। राजकोषीय नीति का निर्धारण सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दोनों कथन सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है वह सरकार की बजट नीति के अधीन होता है, जिसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है। मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई की जिम्मेदारी होती है। और जो केंद्र की सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, आरबीआई केंद्र सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। अतः यह कहना उचित है कि राजकोषीय उपायों में उतनी आसानी से परिवर्तन नहीं किया जा सकता जितनी आसानी से मौद्रिक उपायों में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ये जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता है? मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी, कच्चे माल की कीमत में वृद्धि, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। इसमें पूछ रहा है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति का कारक नहीं हो सकता। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन सी, यहाँ कच्चे माल की कीमत में वृद्धि होने से मुद्रास्फीति बढ़ रही है। तो यह जो है मांग प्रेरित मुद्रास्फीति नहीं है, यह जो है आएगा आपके लागत मुद्रास्फीति के अंतर्गत आएगा, ठीक है, लागत जनित मुद्रास्फीति के अंतर्गत आएगा। और बाकी मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि, अगर मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि हो जाए तो भी ये मुद्रास्फीति को इंडिकेट करता है। लोगों द्वारा की जाने वाली बचत में कमी, अगर लोग बचत कम कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो इससे भी मुद्रा का जो फ्लक्चुएशन है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे भी जो है मुद्रास्फीति को बढ़ावा मिलेगा। रही बात डी, अगर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि की जा रही है, जैसे सरकार द्वारा जो है बुनियादी निर्माण पर बहुत ज़्यादा खर्च किया जा रहा है, लोगों को जो है सब्सिडी वगैरह खूब मुहैया कराई जा रही है, मतलब सब्सिडी दिया जा रहा है, तो इससे भी जब सार्वजनिक वृद्धि होती है तो भी मार्केट में जो है मुद्रा अधिक से अधिक जाती है और ये भी मुद्रास्फीति को बढ़ावा देता है। लेकिन कच्चे माल की कीमत में वृद्धि या लागत यानी मुद्रास्फीति को मतलब सूचित करता है, इंडिकेट करता है, न कि मुद्रास्फीति को, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से आपको सुमिलित करना है। यह समिति दी गई है और विषय दी गई है, तो किस समिति का संबंध किससे है ये आपको बताना है, ठीक है। इसमें जो है किस समिति का संबंध किससे है आपको बताना है। देखिए रंगराजन समिति, नरसिम्हन समिति, केलकर समिति और मल्होत्रा समिति। अगर हम बात करें रंगराजन समिति का संबंध, रंगराजन समिति का संबंध विनिवेश से था और नरसिम्हन समिति का संबंध था वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से।
केलकर समिति का संबंध था कर सुधार से और मल्होत्रा समिति का सुधार बीमा क्षेत्र में सुधार से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3, 4, 1, 2। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। रंगराजन समिति का संबंध विनिवेश से था। नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय क्षेत्र में सुधार से था। केलकर समिति का संबंध कर सुधार से और मल्होत्रा समिति का सुधार बीमा सुधार से। तो यह जो है पूछ सकता है, तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए सही है। वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दीर्घावधि के ऋण प्रदान किया जाता है वो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? रेपो दर, बैंक दर, एमएसएफ या रिवर्स रेपो दर? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी बैंक दर है, जिस पर जो है आरबीआई द्वारा बैंकों को, या कह सकते हैं कि अपने ग्राहकों को लंबी अवधि के लिए ऋण प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपाय किया जाता है? कॉल मनी मार्केट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, लिक्विड एडजस्टमेंट फैसिलिटी या फिर से उपरोक्त सभी? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा साख एवं मौद्रिक नीति को गतिशील बनाए रखने के लिए इन तीनों का उपयोग किया है। जैसे कॉल मनी मार्केट, इसमें फंड उधार लेने एवं देने का कार्य रातों रात मतलब एक दिन के लिए होता है, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसे ओएमओ भी कहा जाता है, इसकी अगर बात करें तो इसमें सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बिक्री द्वारा ओपन मार्केट ऑपरेशन का संचालन किया जाता है, जिसमें क्या है कि आरबीआई, ठीक है, आरबीआई जो है सरकार से प्रतिभूति लेकर के बैंकों को यह मतलब वो करती है कि जो बैंक इच्छुक हैं, जिनके पास अधिशेष है, अगर वह ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत प्रतिभूतियां खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। इसके लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन का प्रयोग करता है आरबीआई। और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी की बात करें, ठीक है, जिसे एलएएफ कहा जाता है, इसमें ये होता है कि प्रत्येक दिन आरबीआई यह तय करती है, ठीक है, एलएफ के अंतर्गत यह तय किया जाता है, प्रत्येक दिन आरबीआई यह तय करती है कि किस बैंक से कितना हमें पैसा लेना है और किस बैंक को कितना पैसा देना है। इसकी जो फैसिलिटी है या इसका जो निर्धारण किया जाता है वह एलएएफ के तहत किया जाता है। तो तीनों जो है सही है, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसका जैसे आप जानते हैं, इसका उदाहरण या कह सकते हैं कि इसका डिफिनीसन भी पूछ सकता है, तो आप लोग अच्छे से सुनते रहिए, ठीक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट देखिए, इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है? यह सिद्धांत है और यह प्रतिपादक है। व्यय कर का सिद्धांत दिया था एन केल्डोर ने। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत दिया था पीटर पायर ने। क्षतिपूरक राजकोषीय का सिद्धांत दिया था एडोल्फ वैगनर ने। और टोबिन टैक्स का सिद्धांत दिया था जेम्स टोबिन ने। बताइए इसमें कौन जो है सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत एडोल्फ वैगनर द्वारा नहीं दिया गया था। ठीक है, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन मेनार्ड कीन्स द्वारा किया गया था, ठीक है। जबकि अन्य विकल्प सही सुमिल, जैसे व्यय कर एन केल्डोर ने दिया था, जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत पीटर पायर ने, क्षतिपूरक राजकोषीय सिद्धांत जॉन मेनार्ड कीन्स और टोबिन टैक्स जेम्स टोबिन ने दिया था। तो ऑप्शन सी जो है वो सही सुमिलित नहीं है, अन्य विकल्प सही सुमिलित है। नेक्स्ट देखिए, स्थापना वर्ष के अनुसार निम्न को बढ़ते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। यूटीआई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, आईडीबीआई और आईआरडीए, इनको जो है बढ़ते हुए क्रम में आपको सुमिलित करना है। तो इसका जो सही आंसर साथियों, अगर इसकी हम बात करें तो भारतीय यूनिट ट्रस्ट अर्थात यूटीआई, इसकी स्थापना की गई थी 1964 में। यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अर्थात आपके जो ये क्या कहते हैं, ये आईडीबीआई है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना भी 1964 में की गई थी, ठीक है। उसके बाद जो है आपका ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। और आईआरडीए अर्थात इरडा, इसकी स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी, याद रखिएगा। यूटीआई की स्थापना 1964 में की गई थी। और आईडीबीआई अर्थात भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना भी 1964 में हुई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में। और आईआरडीए इरडा की स्थापना की गई थी 2000 ईस्वी। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस एक समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया था?
बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केलकर समिति की सिफारिश पर। देखिए 1987 ईस्वी में 1987 ईस्वी में केलकर समिति की सिफारिश को स्वीकार करते हुए सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना को बंद कर दिया गया था और उस समय तक इनकी संख्या 196 थी। ठीक है, उस समय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या 196 थी। तो इसकी नए बैंकों की स्थापना नहीं की जा रही थी, इनके जो अन्य जो आउटलेट हैं वो खोले जा रहे थे, लेकिन नए बैंक की स्थापना नहीं हो रही थी। तो यह जो किया गया था वह केलकर समिति की सिफारिश पर किया गया था। अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ग्रामीण इलाकों में बचत को प्रोत्साहित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक गतिविधियों में सहयोग देना, ग्रामीण इलाकों में साहूकारों के चंगुल से लोगों को मुक्त कराना। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों विकल्प सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना दिसंबर 2010 में की गई थी, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। देखिए वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, इसका अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं और इसका उद्देश्य है कि वित्तीय क्षेत्र के विकास, स्थिरता, अंतर नियामकीय समन्वय को बढ़ावा देना और इसे संस्थागत स्वरूप प्रदान करना, यह इसका जो है मुख्य लक्ष्य होता है और इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। पंचायतों के प्रशासनिक लेखा कार्य हेतु पंचायत मित्र योजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ कब कब किया गया था? इसका जो शुभारंभ वो किया गया था 2006 में, फरवरी 2006 में उत्तर प्रदेश में पंचायत मित्र योजना की शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किन दो वैश्विक संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा बहन या जुड़वा कहा जाता है? इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन ए, विश्व बैंक और IMF को। देखिए एक नए वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर विचार करने के लिए 1994 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका सम्मेलन भी पूछ सकता है, 1994 में जो है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था, 1994 में हुआ था। और इसके बाद जो है इसमें जो निर्णय लिया गया था उसके पश्चात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक इन दोनों की स्थापना की गई थी और यही वजह है कि इसे ब्रिटेन वुड्स का जुड़वा बहन या जुड़वा कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्व बैंक और IMF। विश्व बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से किस आर्थिक संस्थान को विश्व बैंक की उदार खिड़की भी कहा जाता है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को जो है विश्व बैंक की उदार खिड़की कहा जाता है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं, हीनार्थ प्रबंधन, इनमें से कौन सी मध्य राजकोषीय नीति के अंतर्गत शामिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चारों जो है इसके अंतर्गत शामिल हैं। देखिए सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, ऋण संबंधी क्रियाएं और हीनार्थ प्रबंधन ये सभी जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आते हैं। राजकोषीय नीति जिसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि आर्थिक स्थिरता और आर्थिक विकास के संबंध में कार्यक्रम जो है या फिर से इसको जो है सफल बनाना, जिससे किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि हो सके, आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके, और इसके लिए जो है इन चारों विधियों का प्रयोग किया जाता है और ये चारों जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन एक मौद्रिक नीति के संबंध में सही नहीं है? इसका निर्धारण एवं संचालन केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। यह अर्थव्यवस्था के संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को प्रभावित करता है। इसका प्रभाव जो है वो परोक्ष रूप से पड़ता है। सभी कथन सही है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी जो है वो गलत है। ठीक है, देखिए मौद्रिक नीति के द्वारा अर्थव्यवस्था का केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है। ठीक है, जबकि राजकोषीय नीति असंगठित क्षेत्र को भी समान रूप से प्रभावित करता है, लेकिन मौद्रिक नीति से केवल संगठित क्षेत्र प्रभावित होता है, जबकि राजकोषीय नीति से संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र दोनों प्रभावित होते हैं। और इसमें क्या पूछ रहा है? इसमें मौद्रिक नीति की बात कर रहे हैं, तो मौद्रिक नीति से असंगठित क्षेत्र प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है? बजटीय घाटा, कुल प्राप्ति और कुल व्यय को बजटीय घाटा कहा जाता है। राजस्व घाटा, राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के मध्य के अंतर को राजस्व घाटा। प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगी वाले हिस्से को अगर घटा दिया जाए तो उसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन डी, सभी सही सुमिलित है। ठीक है, बजटीय घाटा मतलब बजट के माध्यम से
हमें कितना प्राप्त हो रहा है और कितना हम खर्च कर रहे हैं, इसके बीच का जो अंतर है उसे बजटीय घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा की बात कर रहे हैं तो हमें राजस्व से प्राप्त कितना हो रहा है और राजस्व व्यय जो कर रहे हैं, इन दोनों के मध्य जितना अंतर है वो राजस्व घाटा कहलाता है। प्राथमिक घाटा की अगर हम बात करें तो राजकोषीय घाटा और ब्याज अदायगी, मतलब इसका सीधा सिंपल मतलब ये है कि मान लीजिए मतलब प्राथमिक घाटा वो है कि हम जब बजट पेश करते हैं तो उसमें एक हिस्सा कहाँ से आता है, उधार से आता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बजट में जो पैसा आता है वो उधार से ही आता है। तो जो हम उधार लेते हैं उस पे हमें ब्याज भी तो देना पड़ता है, ब्याज भी देना पड़ता है। तो बजट में जो हम प्रावधान करते हैं तो उस हिस्से को भी कवर करते हैं कि हमें इस साल जो है ब्याज अदायगी पे कितना पैसा खर्च करना है। और वर्तमान समय में जो भारत सरकार द्वारा सबसे ज़्यादा खर्च किया जाता है वह ब्याज अदायगी पर, ऋण अदायगी पर ही खर्च किया जाता है। तो जब हम जो ऋण हम लिए हैं उस पर हमें जो ब्याज देना है, अगर हम उस ब्याज वाले हिस्से को बाहर निकाल दें, ठीक है, उसके बाद जो है राजकोषीय घाटे की गणना करें और फिर जो प्राप्त होता है तो उसे हम कहते हैं प्राथमिक घाटा, ठीक है। मैं अपनी तरफ से साधा एकदम मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मेरा बस सीधा सा सिंपल मतलब ये है कि आपके सारे डाउट जो है वो क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। इसका प्रमुख कार्य किसी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी रूप में उधार देना है। यह बैंक कंपनीज अधिनियम के तहत आते हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन है पहला सही है, जबकि दूसरा जो है वो गलत है, ठीक है। देखिए आरबीआई एक्ट 1997 के अनुसार गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं या एनबीएफसीज, जिसे छाया बैंक भी कहा जाता है, ठीक है, यह संस्था या कंपनी है जिसका प्रमुख कार्य किसी भी योजना के तहत जमा स्वीकार करना तथा उसे किसी रूप अथवा तरीके से उधार देना है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी रिजर्व बैंक के नियंत्रण में आते हैं, कंपनी अधिनियम के तहत नहीं आते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यह आरबीआई के नियंत्रण में आते हैं, न कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत। तो जो कह रहा है कि कंपनी अधिनियम के तहत आते हैं यह गलत है, यह आते हैं किसके अंतर्गत, आरबीआई के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है, या कुछ संस्थान दिए गए हैं और स्थापना वर्ष दिया गया है, तो किसकी स्थापना कब की गई थी वो जो है आपको सही सुमिलित करना है, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इसकी अगर बात करें इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। आसियान का गठन किया गया था 1967 में। एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना की गई थी वो 1966 में, और बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में। तो चारों सही सुमिलित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन एक समिति ग्रामीण सहकारी साख समिति में सुधार से संबंधित है। इसका बताइए कौन सी समिति से संबंधित है। शिवरमन समिति, विद्यानाथन समिति, बी भगवती समिति या नरसिम्हन समिति। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, विद्यानाथन समिति का संबंध जो है ग्रामीण सहकारी साख समिति में सुधार से है। देखिए विद्यानाथन समिति ग्रामीण सहकारी साख समितियों के सुधार से संबंधित है। अगर अन्य समितियों की हम बात करें तो शिवरमन समिति का संबंध है नाबार्ड की स्थापना से, बी भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से संबंधित है, और नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में सुधार से संबंधित है। तो ये भी याद रखिएगा कि किस समिति का संबंध किससे है, यह पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और इसका जो सही आंसर है वो भी हो जाएगा। साथियों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नकदी रिजर्व अनुपात जो है यह राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं, जबकि सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण यह राजकोषीय नीति के उपकरण हैं, ठीक है। देखिए राजकोषीय नीति के उपकरण की अगर हम बात करें तो सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीति को ही राजकोषीय नीति कहा जाता है, जबकि नकदी रिजर्व अनुपात इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है वो गलत है। सरकार द्वारा किए गए विनिवेश का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है। पूंजीगत प्राप्ति, राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत व्यय या राजस्व व्यय। इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए, जो विनिवेश का संबंध होता है पूंजीगत प्राप्ति, ठीक है। क्योंकि अन्य कंपनियां जो जिसमें विनिवेश किया जाता है, ठीक है, विनिवेश के माध्यम से क्या है कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी है तो सरकार उसको जो है सरकारी कंपनी बनाने के लिए उसका क्या कहती है कि उसका विनिवेश कर लेती है, और यह जो है पूंजीगत प्राप्ति के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है।
निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईएमएफ और आईबीआरडी को वाशिंगटन जुड़वा के रूप में जाना जाता है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक आईबीआरडी को, इन दोनों की स्थापना 1945 में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स के दौरान 1994 के समझौते के अंतर्गत की गई थी और दोनों की स्थापना ब्रेटन वुड्स के तहत हुई थी, इसलिए इन दोनों को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वित्त मंत्रालय। देखिए, वित्त मंत्रालय सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का एक प्राधिकारी है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, जिसका प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है, भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है, किस संदर्भ में किया जाता है? इसका जो परिभाषा है वो बृहद मुद्रा अपान आरक्षित मुद्रा, ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम, प्राथमिक पंचवर्षीय प्रथम पंचवर्षीय योजना का यह लक्ष्य था। अनवरत योजना का प्रतिपादन, यह डीटी लकड़ावाला समिति के सुझाव के आधार पर इसको जो प्रतिपादित किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय आया था और जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्ल्यू मुलर मॉडल पर आधारित थी। इसमें पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है वो गलत है। देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी, ये तो सही है। जो जनता पार्टी की सरकार ने पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के समय से एक वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर दिया और छठी पंचवर्षीय योजना लागू किया गया, जिसे अनवरत योजना कहा गया था। तो ये जो डीटी लकड़ा वाला का बोला जा रहा है ये गलत है। जो अनवरत योजना का प्रतिपादन किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था, ठीक है, उसका जो है मुख्य लक्ष्य था। तो ऑप्शन बी जो है वो गलत है, जबकि अन्य विकल्प सही सुमेलित है। आर्थिक समृद्धि से क्या परिवर्तन होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि होती है, सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि होती है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तीनों विकल्प जो है वो सही सुमेलित है। असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष बना था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2008 में। देखा, असंगठित कामगार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 में इसे पारित किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? किसको जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वृद्धावस्था पेंशन को जो है राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता, जबकि सैनिक और सुरक्षा सेवाएं इसे शामिल होता है। भविष्य निधि कोष और मालिकों का जो अंशदान है इसे शामिल किया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पादन, इसको भी शामिल किया जाता है, लेकिन वृद्धावस्था में जो पेंशन दिया जाता है इसको शामिल नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के बजट में उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा की गई थी? उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा किस बजट में की गई थी, आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1992-93 के बजट में। देखिए, उदारीकृत विनिमय दर व्यवस्था प्रणाली की घोषणा 1992-93 के बजट में की गई थी, जिसका परिचालन 1993 में प्रारंभ हुआ और इसमें भारत में रुपये की जो विनिमय दर है इसके निर्धारण के लिए नियत मुद्रा व्यवस्था के स्थान पर उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था का सूत्रपात किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, ठीक है। नियत मुद्रा के स्थान पर उत्प्लावित मुद्रा व्यवस्था को अपनाया गया था। कब? 1992 के बजट में, ठीक है, जब जिस समय आपका एलपीजी रिफॉर्म आया था उसके बाद 1991 में एलपीजी रिफॉर्म आया था और 1992 में जो है इसको अपनाया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्यों में से किस देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सुविधा जारी की जाती है? विस्तारित कोष सुविधा, REER, NEER, LCRMS। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विस्तारित कोष सुविधा या EFF। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अपने सदस्य देशों में किसी देश के भुगतान संतुलन के संकट को दूर करने के लिए विस्तारित कोष सुविधा को जारी किया जाता है, जिसके लिए सदस्य देश को IMF के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना होता है, जिसके तहत सदस्य देश को अपनी अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक सुधार करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें इसे समझने के लिए, तो भारत के संदर्भ में अगर समझें तो भारत जब आर्थिक संकट से जूझ रहा था और 1991 में जब भारत मतलब कह सकते हैं कि
भुगतान संतुलन में चला गया था, भुगतान संतुलन के संकट में। तो उस समय आईएमएफ से जब ऋण लेने गया था भारत सरकार द्वारा, मतलब जब ऋण लिया गया था, तो आईएमएफ ने भारत सरकार के ऊपर क्या जो है फाउंडेशन लगाया था कि आप जो है अपने जो मार्केट है उसे विश्व के लिए खोलिए। और इसी के बाद जो है एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ठीक है, इसी के बाद आया था। तो इसे भारत के संदर्भ में आप समझ सकते हैं। तो जो प्रयोग किया जाता है वो विस्तारित कोष सुविधा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही है। फोर्टालेजा घोषणा निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना से संबंधित है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रिक्स सम्मेलन से, या कह सकते हैं कि ब्रिक्स बैंक से। जुलाई 2014 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये कौन कौन देश है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका, इनके राष्ट्राध्यक्षों की फोर्टालोजा में एक घोषणा के माध्यम से जो है ब्रिक बैंक की स्थापना की गई थी, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट, इसी के बाद जो है जिस बैंक की स्थापना की गई थी ब्रिक बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मुख्यालय शंघाई चाइना में है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि पूछ सकता है इस बैंक की, इस ब्रिक बैंक या न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब की गई थी? स्थापना 2014 में हुआ था, फोर्टालोजा घोषणा के बाद। अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख अवरोध तत्व कौन से हैं? गरीबी, जनसंख्या विस्फोट या अल्प पूंजी निर्माण? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अल्प पूंजी निर्माण। देखिए, अल्प विकसित देशों में आर्थिक विकास में प्रमुख जो अवरोध है वह अल्प पूंजी निर्माण है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही है। निम्नलिखित छूटों में कौन सी विश्व की पीली पेटी या जिसे एम्बर बॉक्स सब्सिडी कहा जाता है उसके अंतर्गत आता है? एमएसपी, सिंचाई, कीटनाशक, बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, तीनों आते हैं। और पूछ सकता है कि एम्बर बॉक्स या पीली जो पेटी है सब्सिडी जो है यह किसके अंतर्गत आती है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि यह कृषि क्षेत्र में सब्सिडी से संबंधित है, जिसका जो है डब्ल्यूटीओ द्वारा विरोध किया जाता है, क्योंकि भारत बड़े स्तर पे जो है एमएसपी भी देता है और सब्सिडी भी देता है, ठीक है, और किसानों के लिए बहुत से ऐसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। तो विश्व बैंक या कह सकते डब्ल्यूटीओ का ये कहना है कि यह सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा इसे बंद कर देना चाहिए, ठीक है, जिसको लेकर के डब्ल्यूटीओ और भारत के मध्य टकराहट की स्थिति हमेशा देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार लोगों को भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराता है? इसका जो सही आंसर है बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन बी, निर्गम मूल्य के अंतर्गत। देखिए, निर्गम मूल्य के अंतर्गत भारत सरकार जो है वह भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खाद्यान्न की उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन बी जो है वो सही है। प्रधानमंत्री के द्वारा 6,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अटल भूजल योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 25 दिसंबर 2019 को। 6,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जो है अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन डी जो है सही है, पूछ सकता है। और 2019, 25 दिसंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न पर विचार कीजिए, अशोधित जन्मदर, विवाह, प्रवास, अशोधित मृत्यु, उपरोक्त में से जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम कौन है? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर साथियों ऑप्शन ए। अगर हम जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम क्या होगा? अशोधित जन्म दर, इसके साथ साथ अशोधित मृत्यु दर, ये दोनों जो है जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि का परिणाम है, ठीक है, जबकि विवाह और प्रवास जो है इसका परिणाम नहीं है। तो अगर इसकी हम बात करें तो किसी एक वर्ष में अशोधित जन्म दर तथा मृत्यु दर के अंतर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं, और इस प्रकार से आकलित वृद्धि दर को जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर कहा जाता है। तो ऑप्शन ये जो है वो सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक जनांकीय लाभांश का घटक नहीं है? बढ़ती युवा जनसंख्या, बढ़ती कार्यशील जनसंख्या, सीधा जनसंख्या पिरामिड, घटता आश्रितता अनुपात। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीधा जनसंख्या पिरामिड जो है यह जनांकीय लाभांश का घटक नहीं है। देखिए, जनसंख्या ढांचे में बढ़ती युवा व कार्यशील जनसंख्या तथा घटते आश्रितता अनुपात, इसका परिणाम जनसंख्या लाभांश कहलाता है। और इस स्थिति में जनसंख्या पिरामिड का आकार उल्टा होता है, न कि सीधा, ठीक है। इसमें जनसंख्या इसका पिरामिड जो है उल्टा होता है, न कि सीधा होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो गलत हो जाएगा। पिरामिड अगर हम बात करें तो यह जो है आपका ऐसे बनेगा, ठीक है, क्योंकि आश्रित जो हैं वो कम हो जाएंगे और जो अन्य हैं यह जो है कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है बढ़ेगा और आश्रित जनसंख्या का अनुपात कम होगा, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस एक औद्योगिक नीति के मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था घोषित किया गया था? बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1948 की औद्योगिक नीति के तहत। देखिए 1948 की औद्योगिक नीति में मुख्य अंश के रूप में भारत को एक मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में घोषित किया गया था और इसकी घोषणा 8 अप्रैल 1948 को की गई थी। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। वर्ष 2005 में स्थापित राष्ट्रीय निवेश कोष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह निधि भारत के संचित निधि कोष से अलग है और इसमें जमा राशि अस्थायी प्रवृत्ति की होती है। बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दोनों सही हैं। साथियों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से नहीं है? दांतेवाला समिति 1977, क्रेफिकार्ड समिति 1979, खुसरो समिति 1989 और अरविंद मायराम समिति 2014। इसका सही आंसर है साथियों ऑप्शन बी। देखिए दांतेवाला समिति, क्रेफिकार्ड समिति और खुसरो समिति का संबंध जो है वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है, जबकि अरविंद मायराम समिति का संबंध इससे नहीं है। ठीक है, अगर हम अरविंद मायराम समिति की बात करें तो यह एफडीआई और आईएमएफ को परिभाषित करने से संबंधित है। तो डी 4 जो है गलत है, जबकि अन्य तीनों विकल्प सही हैं। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। और इसका पीडीएफ जो है, जो 50 प्रश्न बचे हैं उसको अपलोड करने के बाद इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।